सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 17 फरवरी 2023 को। तो उस एग्जाम की हम रिव्यू करने वाले हैं। उस एग्जाम के क्वेश्चंस को बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं और हर एक सेक्शन को हम लोग एनालिसिस करेंगे, किस तरह का पेपर आया था और क्या इसकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी बन सकती है। एट लास्ट उसको भी बात करेंगे। हाँ, और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम दिया है तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि ऑलमोस्ट सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिव्यूज तो आ गए हैं, सभी ने डिस्कस कर लिए हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो रिव्यू कर रहे हैं, बट कॉमर्स का अभी तक रिव्यू नहीं किया गया किसी के द्वारा एग्जाम्स को। तो उसी को हम लोग रिव्यू करेंगे इसको, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको फॉर्मेलिटी के लिए बनाया है। इसके अंदर हम लोग 80 से 90% क्वेश्चंस की बात करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ये आपकी अनऑफिशियल आंसर की है, जो कि मैंने खुद तैयार करी है और इसमें काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए आज आपके सामने ये आंसर की आ रही है। और आंसर की बेसिकली इसको आप ऑफिशियल मत मान के चलिए, अभी आंसर इसके अंदर चेंजेस इसके अंदर होंगे। लेकिन हाँ, कॉमर्स के पार्ट के इसके मैंने ऑलमोस्ट 80 से 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 इंक्लूड किए हैं, जो कि आपको मजा आएगा देख के। और हाँ, इसके लिए थोड़ी सी आपको फीस देनी पड़ेगी, और फीस किस चीज़ की, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वही यहाँ पे आपकी फीस रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आती लाइक करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स इसके अंदर बन रहे हैं, सो दैट कि आप लोगों को खुद ही इसके अंदर आइडिया आ जाए। जो कट ऑफ ही रट लगाए हुए हैं स्टूडेंट, क्योंकि होती है क्यूरियोसिटी, तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा इसके अंदर क्या कट ऑफ बनने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में अलग अलग यूनिट थे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी का था, बेसिक हिंदी था, बेसिक इंग्लिश का पोर्शन था, रीजनिंग थी, और इसके अलावा हमारा सब्जेक्टिव पेपर था, कॉमर्स का पेपर था, राइट। तो इन की डिस्कशन अलग अलग हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो आपके अलग अलग एस्पेक्ट थे, उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट बात करेंगे जीके जीएस लेवल की। तो इसके लेवल जो आया था इजी टू मॉडरेट था, बेसिकली टफ लेवल नहीं कहेंगे, ठीक ठाक लेवल था। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसके अंदर था, अब ये सीरियल अलग अलग है, ठीक है, सीरियल पे मत जाना, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन आए थे। इंद्रधनुष योजना किससे रिलेटेड है ये पूछा गया, तो सीरियस सी बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और इंद्रधनुष योजना। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर था गोल्डन बूट अवार्ड 2022 किसे दिया गया था, जो कि आपके फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड था, तो केलियन मबाप्पे इसका सही आंसर था यहाँ पे। और थर्ड इसके अंदर था कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड इसके अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर स्टेटमेंट गिवन थी आपको, और उसके अंदर सही स्टेटमेंट आपको मार्क करनी थी कि हमारी जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, इसके अंदर अपर हाउस लोअर हाउस इंक्लूडेड होते हैं, वोटिंग किसकी होती है, उससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन था। और फिर एक मनूरे से रिलेटेड था, जो बेसिकली आपके खाद होती है, इसको हम लोग जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। जैविक खाद मतलब जो कि आपके गाय भैंसों के गोबर से और उनसे उनके जो अब्स्ट्रैक्ट है उससे बनाई जाती है, तो मनूरे प्रॉपर्टी से पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर था वो था कि इसके अंदर पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनूरे। तो राइट, उसके अंदर पहला स्टेटमेंट इसके अंदर ये था कि आपको बोला गया था बेसिकली जो आपका मनूरे होता है वो सॉइल कैपेसिटी को, सॉइल के टेक्सचर को यहाँ पे इम्प्रूव करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी वो, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करना। और इसके अलावा बोला गया था कि ये आपके रिड्यूस करता है वाटर रिटेनिंग पावर को सॉइल की, तो ये गलत स्टेटमेंट थी, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं करता है, ये इंक्रीज करता है, क्योंकि मनूरे का यूज जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके क्या करता है, मिट्टी को बेसिकली इस तरह से ड्राई कर देता है। ड्राई इन द सेंस कि ऊपर से, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर आपकी इसके अंदर क्या रहती है, पानी वाली रहती है, मतलब अच्छी एक नमी रहती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करता है, मतलब ज़्यादा इसके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बनती है। दैट्स वाई ये ऑप्शन गलत था और यही सही स्टेटमेंट था कि आपकी जो मनूरे होता है वो रिड्यूस करता है वाटर रिटेनिंग पावर। थर्ड था इसके अंदर साहित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड तेलुगु में किसे दिया गया था, तो ये था मधुरकम नरेंद्रा। तो इसको चेक कर सकते हैं, इसके आंसर्स एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है क्या थे आंसर, तो इसके अंदर ये अगर ऑप्शन में था तो ये सही आंसर आपका बनेगा। फिर एक आस्पेक्ट रेशियो का क्वेश्चन पूछ लिया था, आस्पेक्ट रेशियो किसे कहते हैं,
तो एस्पेक्ट रेशियो उसे कहते हैं जिसमें लेंथ और हाइट की बात होती है। बेसिकली जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसे आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा एस्पेक्ट रेशियो है। मतलब जब भी यहाँ पे हम लोग पीपीटी भी बनाते हैं तो उसके अंदर एस्पेक्ट रेशियो पूछा जाता है कि आपको इसके अंदर लेंथ कितनी चाहिए, आपको विड्थ कितनी चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर लेंथ और हाइट की अगर बात की गई है तो ऑब्वियसली आपका एस्पेक्ट रेशियो वही बनता है। जीके जीएस के अंदर इतने क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पता चल पाए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन थे बेसिकली जीके जीएस के, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, और जिसको क्वेश्चन याद है इसके अलावा तो आप लोग कमेंट करना, और कमेंट में आंसर भी मैं करूंगा आपको, और साथ में आप लोग भी आंसर कर सकते हैं जिसको जिस तरीके का आंसर यहाँ पे पता हो, ज़्यादा एक्यूरेट पता हो, तो हर कोई यहाँ पे आंसर कर सकता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हिंदी लेवल की। हिंदी लेवल इजी था, हिंदी लेवल में ज़्यादा कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं थी। हिंदी में आपको एक बेसिकली यहाँ पे देशभक्ति में कौन सा समास है ये पूछा गया, तो तत्पुरुष समास के अंदर होता है। इसके अंदर हम लोग कहते हैं देश की भक्ति, या देश के लिए भक्ति भी कहेंगे। तो इसके अंदर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये तत्पुरुष के ही भाग होते हैं, तो देश के लिए भक्ति आप कह सकते हैं इसको। तो ये तत्पुरुष का पार्ट हो जाएगा, राइट। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, एक आपको इसके अंदर सदानंद था, इस तरीके से सडानंद लिखा हुआ था। मैंने हिंदी बेसिकली इसके अंदर नहीं लिखी है, तो इंग्लिश में ही मैंने लिख दिया ये। तो सडानंद था, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग वर्ड थे, 3 और वर्ड थे। आपसे बोला गया था ऑड वन, मतलब अलग वर्ड आपको चूज करना है। तो ये सडानंद आपको चूज करना था, क्योंकि इसके अंदर व्यंजन संधि है, और बाकी जितने भी वर्ड थे उनके अंदर ऑब्वियसली आपकी स्वर संधि होगी, ये आपको पता होगा। तो ये जो सडानंद है इसके अंदर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन था, घोड़े से गिरा में कौन सा कारक है। घोड़े से गिरा, अब इसके अंदर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से में देखिए जब हम बात करते हैं से की, तो से 2 जगह से आता है इसके कारक में। तत्पुरुष के अंदर कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, देखा, अपादान से, और कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से 2 आते हैं। लेकिन जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, करण से बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें उसके अलग होने की, तो अपादान से अलग होकर हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर जो कारक था वो था अपादान कारक था, और अपादान कारक जिसने किया उसका सही आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द इसके अंदर नहीं है। अलग अलग वर्ड दिए थे, तरंगिनी आपको दिया गया था, बहुत सारे वर्ड दिए गए थे। तो जलद जो कि आपका क्लाउड यानी कि बादल का पर्यायवाची होता है, वो आपका इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। दैट्स वाई ये जलद वाला जो ऑप्शन था वो आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन था, इसके अंदर तद्भव पूछा था। अलग अलग वर्ड आपको गिवन थे, जिसके अंदर 3-4 वर्ड आपको गिवन थे, जैसे क्रिया और ये सारी चीजें। तो उसमें एक घी वर्ड था, तो घी वर्ड आपका तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। घी का जो तत्सम वर्ड होता है वो होता है आपका घृत, राइट। तो इसलिए घी आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। मतलब जो संस्कृत के वर्ड होते हैं उनको हम लोग तत्सम कहते हैं, और जो हिंदी में या बेसिकली हमारे ट्रेडिशनल जो बोली है उसमें जो वर्ड आ गए तो वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो इसीलिए घी वाला वर्ड तद्भव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था यहाँ पे, इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में दे आओ, डाल आओ, ये एक तरह का स्टेटमेंट आपको गिवन था। तो इसको आज्ञार्थक बोलेंगे, क्योंकि आज्ञा इसके अंदर दी जा रही है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आज्ञार्थक हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन था, इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पैसेज से, बहुत इजी क्वेश्चन थे पैसेज से, एज इट इज आपको उठा के उनके आंसर करने थे। तो इस तरीके से इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 4 10, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। और आई थिंक आप लोगों को कोई भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसके अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी कॉमर्स की बात करूंगा, कॉमर्स में 80 से 90 क्वेश्चन है आउट ऑफ 100, तो टेंशन मत लेना। वीडियो को जरूर लाइक कर लें अगर एफर्ट पसंद आए तो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले पोर्शन की बात करते हैं। इंग्लिश की इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश भी इसके अंदर, और एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद नहीं है किसी को भी, तो इसके अंदर एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन थे। एंटोनिम सिनोनिम के 2 क्वेश्चन थे, और इसके अंदर फिर बोला गया था, एक स्टेटमेंट दी गई थी, आई हैव बीन स्लीपिंग ऑल द नाइट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है। फिर आपसे टेंसेस पूछे थे इसके अंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो ये सही आंसर आपका बनेगा, अगर आपने ये मार्क किया है बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। फिर कुछ जंबल वर्ड का क्वेश्चन था, जिसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे अरेंज करना था उसको, तो इजी था ये वाला, बहुत इजी था। जिसको थोड़ी भी इंग्लिश के अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो वो उसको अरेंज कर सकता था। फिर एक फाइंड आउट एरर वाला था, जिसके अंदर आपको स्लैश स्लैश करके यहाँ पे स्टेटमेंट को तोड़ा गया था, और फिर आपको इसके अंदर एरर फाइंड आउट करनी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। इसके अंदर बात करें 2 to 4 क्वेश्चन तो यही हो गए हमारे, और 5 6
7 क्वेश्चन ये हो गए, 1-2 क्वेश्चन और रह गए इसके अंदर जिसका आइडिया नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अब कंप्यूटर लिटरेसी पे आते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपके 5 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे, 5 के 5 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं आपके। देखिए पहला इसके अंदर फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी यहाँ पे पूछा गया था, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पूछा गया था आपसे। और फिर बोला गया था स्टील इन्फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रॉय डेटा, आपसे अलग अलग ऑप्शन बोला था, ऐसा कौन सा यहाँ पे वायरस होता है जो आपके फोन में घुसता है और आपके इन्फॉर्मेशन को चुराता है और फिर आपके इन्फॉर्मेशन को स्टील मतलब डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसको ट्रोजन वायरस बोला जाता है। अब आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे जिसके अंदर स्पैम भी था। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे स्पैम होगा, बट स्पैम ये नहीं होता। स्पैम का मतलब होता है जो आपको बेसिकली अनवांटेड चीजें भेजते रहता है, उसको हम स्पैम कहते हैं। जैसे मेल में आपको स्पैम आते हैं, तो मतलब एक मेल आपको 1000-2000 लोगों को भेज दी तो वो स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चली जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पैम। और एक फिशिंग ऑप्शन था आपके पास में था। फिशिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन को चुराना होता है, डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, हैकिंग करना इसके अंदर नहीं होता है बेसिकली। तो ये आपका हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई ट्रोजन वायरस इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर था ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट डेटा इन मशीन एक्सेसिबल फॉर्म, मतलब ऐसा कौन सा आपके पास में डिवाइस है या आपके पास में सोर्स है जिसके द्वारा आप मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने डेटा को इनकोड कर सकते हैं। तो वो इनपुट डिवाइस था इसके अंदर। ऑप्शन में बेसिकली ये इनपुट नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बता रहे थे, तो लेकिन उसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट इनपुट ही बन रहा था, तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था विच वन इज नॉट ए सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। बिंग दिया था, याहू, गूगल, ओरेकल दिया था आपको। तो इसके अंदर देखिए बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी है, गूगल भी है, लेकिन जो ओरेकल है वो यहाँ पे नहीं है। ये डीबीएमएस है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये पार्ट है ओरेकल। तो इसके अंदर कंपनीज इसको यूज करती हैं अपने डीबीएमएस को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो इस चीज में ये आंसर आपका सही बनता ओरेकल वाला। तो जिसने भी ओरेकल किया है बिल्कुल वो सही है यहाँ पे। फिर पूछा था इनवैलिड ईमेल एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बेसिकली इसके अंदर आपके पास में बोला गया था जिसमें 2 डॉट हैं, जिसमें 2 आपके अंडरस्कोर हैं और और भी चीजें इसके अंदर होंगी, लेकिन जिसमें 2 एट आपसे पूछे हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग इसको एट द रेट कहते हैं ईमेल के अंदर, बट ये गलत है। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। इसको हम एट बोलते हैं, खाली इसको एट पढ़ा जाता है। जैसे मैंने बोला कि कुछ भी आपका ईमेल एड्रेस है, मैंने कहा कि nbcommercehub@gmail.com मैं बोलूंगा, nbcommercehub@gmail.com नहीं बोलूंगा। इसको फर्दर आप अपनी एक जनरल नॉलेज के तौर पे भी याद कर सकते हैं। तो जहां पे 2 आपके एट आ गए तो ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस होता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया भी आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में भी आपको मिल जाएगा। बाकी के जो 2 डॉट भी हो सकते हैं, 2 अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, वर्ड भी इसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, बट 2 एट यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। क्लियर। तो ये 5 के 5 कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन हमें यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग काफी इजी पूछी गई थी, तो एक आध क्वेश्चन में कोई फंस सकता है, बट रीजनिंग काफी इजी थी। हेक्सागोनल सीटिंग अरेंजमेंट आपसे बोला गया था, जिसके अंदर आपसे बोला गया था कि इसके अंदर आपके पास में एक हेक्सागोनल टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट है, फिर आपसे इसके अंदर कौन किसके सामने बैठा है बेसिकली वो यहाँ पे पूछा गया था। फिर यहाँ पे म्यूचुअल नंबर का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक यू नो ट्राइंगल दिया था, एक आपको इस तरीके का कुछ और ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डायग्राम दिया था, फिर एक नंबर लिखा गया था जिससे 6 या 7 आई थिंक ऐसा कुछ बताया गया था। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर आई थिंक, तो वो सही आंसर बनता। और बेसिकली इसके अंदर कैसे आपको ढूंढना पड़ता है जो तीनों में हो, जैसे ये आपका 7 नंबर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये वाला 6 लिख देता हूँ, ये 5 लिख देता हूँ, तो देखिए ये 6 जो है ये आपका इसमें तो आ रहा है। मैं अगर हाइलाइटर से इसको चेंज करूं, इसमें तो ये आ रहा है, इस वाले में स्क्वायर में तो आ रहा है, और ये आपके स्केयर में भी आ रहा है, बट ये आपके ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई ये म्यूचुअल नंबर बीच का नहीं होगा, तीनों में नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी बेसिकली जो तीनों की है, इंटेलिजेंस और वगैरह वगैरह। और ये 5 भी आपका इसके अंदर आ रहा है, बट ये 7 सभी में आ रहा है। देखिए इसके अंदर भी ये आ रहा है, इसके अंदर भी ये आ रहा है, और इसके अंदर भी ये आ रहा है। तो इस तरीके से आंसर आपको करना था इसका। फिर आपके पास में इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन का था, जैसे आपको बोला गया है कि आपको साउथ को साउथ ईस्ट कर दिया है, या फिर ईस्ट को आपका वेस्ट साउथ कर दिया है। इस तरीके का डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज किया गया था, और उसके बाद आपको आंसर अपने मार्क करने थे। तो एग्जैक्टली इसके अंदर आंसर क्या था वो मुझे नहीं पता इसका, तो आपको इसके अंदर आप आइडिया लगा सकते हैं। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था, जो कि नंबर सीरीज के अंदर आई थिंक इसका आंसर जैसा बताया गया 32 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। तो ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, और आपसे बोला गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर है जो एक बेसिकली
लेट ऑफिस लेट आने को लेके था आई थिंक क्वेश्चन। तो उसका बोला गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इसके आंसर को देने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट है। तो दोनों स्टेटमेंट इनसफिशिएंट थे, क्योंकि इसके अंदर बोला गया था कि पेयर में बात की थी। ठीक है, दो पेयर की बात की गई थी, मतलब दो लोग साथ में आए, दो लोग साथ में आए। तो इसका मतलब आगे कौन आया, पहले कौन आया और बाद में कौन आया, इसका पता नहीं है। दैट्स वाई इसके अंदर फर्स्ट कौन यहाँ पे पहुंचा इसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर इनसफिशिएंट थे आंसर देने के लिए। अगर आपने ये मार्क किया है तो आपका आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है किसी को प्रॉपर याद नहीं है, और इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। जो इजी लेवल कह रहे हैं, इजी लेवल इसके अंदर नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि एनालिटिकल था पूरा का पूरा जो पेपर था। एक तो होता है आपके पास में कि आप कंसेप्ट को रट के चले गए और आपसे क्वेश्चन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपको एप्लीकेबिलिटी उसकी करनी थी। आपसे बोला गया था, जैसे जनरल सेंस में अगर बात करें तो यूटेट सीटेट लेवल का जो पेपर होता है, यूटेट के पेपर होता है बेसिकली, तो उस लेवल का क्वेश्चन था। उसके अंदर आपको एनालिसिस करनी पड़ती है कि एक्चुअल सिनेरियो के अंदर अगर आप टीचर होंगे तो आप लोग क्या करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए तो मॉडरेट लेवल था, हाई टफ लेवल हम इसके अंदर नहीं कहेंगे। तो ये था आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब चलिए हम लोग एक्चुअल अपने जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आप नोट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे, पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है कॉमर्स के पार्ट का, 100 क्वेश्चन इसके अंदर थे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, दोबारा बता रहा हूँ, पैसे खर्च नहीं होते हैं यार लाइक करने में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, आपसे बोला गया था कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो हर कोई थ्योरी में होता है, और जो हमारे यूकेपीएससी के स्टूडेंट हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, वो लोग भी इस चीज़ को देखें, और इसमें से कितने आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, उस चीज़ को भी आपको इंश्योर करना है, क्योंकि हो सकता है आपके यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में ये पूछे जाएं। और इनमें से बहुत सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी अपने कोर्स में डिस्कस किए हैं, जैसा कि आपको सिलेबस अलग अलग था, फिर भी मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर आपको कवर की हुई मिलेंगी, पढ़ी हुई मिलेंगी, आप उसको देखिए। कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट जब मैंने कोऑर्डिनेशन का आपको लेक्चर दिया था उसमें ही बताया था आपको, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट साफ साफ लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सेबी स्टैब्लिशमेंट सिंपल है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था सेबी 1988 के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर मैक्सिमम इंटरेस्ट कॉल्स इन एरिया, सिंपल है, 10% का है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बहुत सारे एमसीक्यूज में डिस्कस किया है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम कॉल्स इन एरिया तो आपका 10% होता है, कॉल इन एडवांस होती है 12%, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, ये भी सिंपल है, हमने ये भी कंसेप्ट बहुत बार डिस्कस किया है, गवर्नमेंट कंपनी का भी किया है, प्राइवेट कंपनी का भी किया है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में मिनिमम आपके 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। अब इसके अंदर देखिए कि क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इसके बने थे सेपरेट, एक ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बने थे, एक में मिनिमम पूछा था, एक में मैक्सिमम पूछा था, राइट। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला गया था हु अपॉइंट सीएस, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट पब्लिक कंपनी के अंदर कौन करता है, तो ये करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर था हु अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो करते हैं शेयर होल्डर एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था मैचिंग क्वेश्चन था बैंक्स का, जिसके अंदर एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया था, आपको उसको मैच करना था कॉलम में। तो एसबीआई का 1955 आपने कर ही लिया होगा आई थिंक, और जो आईसीआईसीआई का 1994 आपने कर लिया होगा। बाकी के जो 2 बैंक थे आपको पता ही रहेंगे। इसके अंदर पीएनबी का जो सबसे पुराना था 18 का, अगर आपने देख लिया 18th का, तो वो आपने कर लिया होगा बेसिकली, तो वो मैच यहाँ पे हो जा रहा था। फिर है डिविडेंड पेड ऑन, डिविडेंड किस पे पे किया जाता है, इसके एमसीक्यू भी हमने डिस्कस किए हैं। पेड अप कैपिटल पे किया जाता है, क्यों किया जाता है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में बताया था, तो उसके अंदर भी हमने बात करी थी कि जो आपका डिविडेंड होता है ना, वो बाद में कम हो जाता है स्प्लिट के बाद में। क्यों कम होता है, क्योंकि पेड अप कैपिटल आपकी कम हो गई पर शेयर के हिसाब से। क्लियर, क्योंकि शेयर आपका स्प्लिट हो गया है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे था फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पूछा था। ईवीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है, आपको पता होना चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, 2 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के जो आपके एक साथ रिलेटेड होते हैं मोस्टली, वैसे तो आपके अलग अलग फंक्शन है। पोस्ट कॉर मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और आपके
रिपोर्टिंग इसके अंदर होती है, बजटिंग भी होता है। तो लेकिन जो आपके एक तरीके से रिलेटेड होते हैं वो आपके प्लानिंग और कंट्रोलिंग होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर चीजें सेम सेम तरीके से की जाती हैं। ये आंसर इसके अंदर सही बन रहा था। फिर आपसे बोला गया था इंड्यूसिंग ऑफ एम्प्लॉय मीन्स, इंड्यूसिंग मतलब होता है नए एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन इसका सही आंसर बनता। फिर आपसे ये क्वेश्चन 4P ऑफ मार्केटिंग का पूछा गया था। 4P ऑफ मार्केटिंग के अंदर बोला गया था इसमें से कौन सा एक पी नहीं है। 4P के अंदर हमारे पास पता है आपको, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, और इसके अंदर प्रमोशन, और हमारा नेक्स्ट होता है इसके अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 4P होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4P है, इसमें से कौन सा 4P नहीं है मार्केटिंग का, ये बोला गया था। तो सिंपली ये आंसर आपने कर ही लिया होगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फादर ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कौन होता है। तो फादर ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल होते हैं। ऑप्शन के अंदर ये गिवन था, तो ये सही आंसर इसका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे था गैंग प्लैंक किसे कहते हैं, ये पूछा गया था आपसे यहाँ पे। तो गैंग प्लैंक आपका किससे रिलेटेड होता है, स्केलर चेन, जो कि हेनरी फ्यूल ने अपने 14 प्रिंसिपल के अंदर बात करी है। इसके अंदर हम लोग इमरजेंसी के केस में क्या करते हैं, अपने स्केलर चेन को तोड़ सकते हैं, तो उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं गैंग प्लैंक। तो ये चीज यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आपसे पूछा गया था, जिसके अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपके और आपके क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन था, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग था, ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना था, और इसके दोनों के रिलेशनशिप दिए गए थे। बोला गया था आपके ओपनिंग स्टॉक एक्सेस है इतना इससे, तो उसको एक्स मान के आप ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों स्टॉक निकाल सकते हैं। फिर आपको एवरेज स्टॉक निकालना था, और इसके अंदर COGS भी निकालना था। तो जिसको इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर है उसने आसानी से कर लिया होगा, इसके अंदर 3 टाइम्स आंसर आना चाहिए था। फिर अगला क्वेश्चन इसके अंदर था मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो FW टेलर ने दी है ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी को। बेसिकली मॉडर्न मैनेजमेंट नहीं, ये आपका था साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसको ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने दी थी, ये सही आंसर है, मॉडर्न मैनेजमेंट नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। एक आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल सिनेरियो दिया था, जिसके अंदर आपको आई थिंक 5000 रुपीज़ की कोई मशीन थी, उसको परचेज करना था आपने, और इसके अंदर 250 फ्रेट का आपने चार्ज किया था, मतलब कैरेज इनवर्ट का दिया था। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 5250। टोटल आपका जो फ्रेट का अमाउंट है वो भी आपके मशीन के अमाउंट में जुड़ जाएगा, और ये दोनों ऐड होके आपके आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया था एल्टन मायो के द्वारा। तो जिसने ये आंसर मार्क किया बिल्कुल सही है। हु इज नॉट ए मैनेजमेंट थिंकर, अलग अलग ऑप्शन आपको गिवन थे, FW टेलर था, इसके अलावा हेनरी फ्यूल था, फिर आपके कुछ इसके अंदर फिलिप कोटलर था, और इसके अंदर प्लूटो दिया गया था। तो प्लूटो इसका सही आंसर नहीं है, ये तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड थिंकर है, साइकोलॉजी से रिलेटेड थिंकर है, तो प्लूटो इसका सही आंसर बन जाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट थिंकर नहीं है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया वर्ल्ड बैंक ने, तो देखिए स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1944, सभी ने 1944 किया होगा इसका आंसर, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1946 से, तो ये आपका सही आंसर बनेगा 1946 वाला। हेड ऑफिस पूछा था आपसे ICMEI का, तो हेड ऑफिस है कोलकाता के अंदर, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था कमर्शियल पेपर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कमर्शियल पेपर किस चीज का इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन आपके पास में थे कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट या ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो ये होता है आपके पास में ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम लोग कमर्शियल पेपर को इश्यू करते हैं फंड रेज करने के लिए, और अपने शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और फिर पूछा था मैक्स टाइम लिमिट ऑफ कमर्शियल पेपर, मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड होता है कमर्शियल पेपर का, 1 ईयर होता है, क्योंकि हम लोग इसको किसके अंदर मनी मार्केट के अंदर देखते हैं, तो 365 डेज से पहले ये मैच्योरिटी इसकी हो जाती है। फिर आपसे इंटरबैंक लोन इंस्ट्रूमेंट क्या पूछा था, जो कि कॉल मनी था, इसके अंदर आपको 1 से 15 ईयर्स का 15 डेज का टाइम पीरियड इसके अंदर मिलता है, तो इसको हम लोग कॉल मनी यहाँ पे कहते हैं। इंटरबैंक लोन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर दो बैंक आपस में बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योरिटी के क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी कुछ नहीं रखी जाती है, ट्रस्ट पे काम होता है पूरी तरीके से। फिर था चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा होता है। हमारे पास अलग अलग तरह के फाइनेंस होते हैं सोर्सेज, जिसके अंदर डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है, ये सब कुछ होता है। ये सारी चीजें हमने कोर्स के अंदर भी डिस्कस की है अपने UKPSC के अंदर। तो डेट हमारा जो सबसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। फिर आपसे बोला था इनकम टैक्स बेनिफिट किस में मिलता है, तो डेट में मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए EBIT की बात हम लोग करते हैं, सबसे पहले EBIT निकलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस।
फिर हम लोग इसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हैं, फिर हमारे पास ईएटी आता है, ईबीटी आता है, और फिर हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं तो हमारे पास ईएटी आता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, पहले हम इंटरेस्ट की अमाउंट को माइनस करके टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो टैक्स का अमाउंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो डेट हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें टैक्स शील्ड मिलता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। फिर यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात थी, जो एनपीओ डिस्कस किया था हम लोगों ने उसमें, तो अक्रूवल बेसिस पे बनता है। इसके अंदर हम लोग जो उधार की जो एंट्रीज हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ टाइप ऑफ अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस तरह का अकाउंट है, तो ये रियल अकाउंट है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट के फॉर्म में होते हैं, इसलिए एसेट हमारी सारी की सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज की जो बात करी जाती है वो रियल अकाउंट से रिलेटेड होती है। फिर अगला था डिविडेंड रिसीव्ड बाय ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कम्स अंडर विच एक्टिविटी। अब इसके अंदर देखिए डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, यहाँ पर रिसीव की बात नहीं थी, डिविडेंड पेड होगा इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया है, इसका सही क्वेश्चन होगा डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, तो इसका होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, तो ये रिसीव नहीं है, ये पेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम, तो 15 मंथ्स का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जनरल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, आप सेल्स रिटर्न के लिए जनरल एंट्री पूछी गई थी, जिसके अंदर आपको पता है सेल अगर आप लोग करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग। अगर पार्टी को हमने क्रेडिट में किया तो पार्टी का नाम डेबिट करते हैं, अदरवाइज हम लोग बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करते हैं और टू सेल्स अकाउंट कर देते हैं। ये हमारी सेल्स की एंट्री होती है। अब जब सेल्स रिटर्न होती है तो ऑब्वियसली हम लोग सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम लोग यहाँ पे डेबिट करते हैं और टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस केस में आपको बोला गया था कौन से हमारा यहाँ पे डेबिट होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन था फॉर ड्रॉइंग ऑफ द गुड्स विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपको अगर गुड्स की ड्रॉइंग कर रहा है कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के अंदर से खुद के पर्सनल यूज के लिए गुड्स को ले रहा है, तो उस केस में कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को, बहुत बार डिस्कस किया हमने ये एमसीक्यू भी। और विच वन इज नॉट कैश फ्लो, आपसे बोला गया है कि इसमें से कौन सा कैश फ्लो नहीं है, तो वो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाला जो ऑप्शन था वो सही ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लो नहीं है, आपके पास कैश पड़ा था उसको आपने बैंक में जमा कर दिया, कैश एंड बैंक आर इक्विवेलेंट, तो ये आपका इसके अंदर सही आंसर था। फिर यहाँ पे था मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला गया था क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसमें 10 था आंसर, 10 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में था यहाँ पे वोटिंग सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 1 पर्सन 1 वोट यहाँ पे होता है, एक पर्सन एक वोट दे सकता है, ये सिस्टम यहाँ पे चलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक ए कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनानी है उसके लिए मिनिमम स्टेक कितना होना चाहिए गवर्नमेंट का, तो 51% मिनिमम स्टेक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज नॉट कम्स अंडर एम्बिट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, आपको अलग अलग स्टेटमेंट दी गई थी, तो इसमें से बोला कॉम्पिटिशन एक्ट का कौन सा रोल नहीं है, तो इसमें आपके कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड इसके अंदर था कि इसके अंदर कुछ आपके सोल्यूशन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट प्रूफ ऑफ प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपको बोला गया था इसमें से कौन से आपकी प्योरिटी को अश्योर करता है प्रोडक्ट की आपका प्योर है, तो उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन थे, लेकिन ट्रेडमार्क आपका सही आंसर बनेगा, क्योंकि ट्रेडमार्क आपको अश्योर नहीं करता है, ट्रेडमार्क को किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का जो साइन है वो होता है, ताकि जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म है उनसे आपके प्रोडक्ट को अलग किया जा सके। इसकी ये श्योरिटी नहीं है कि अगर आपका किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है तो वो शुद्ध ही है, ऐसा कोई इसके अंदर श्योरिटी नहीं है। जिसके अंदर आपको एग मार्क दिया था, ISI मार्क दिया था, अलग अलग मार्क दिए थे, वो सही आंसर बनेंगे। लेकिन ट्रेडमार्क इसके अंदर कोई श्योरिटी का साइन नहीं होता है, ये आपको बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है अदर कंपनी से, जो कि कंपटीशन के अंदर काम आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मैनेजमेंट ग्रिड किसने दिया है, तो ये आपके रॉबर्ट ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया था, आपके ब्लैक एंड मॉर्टन ऑप्शन के अंदर था, तो मैनेजमेंट ग्रिड इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर था इनफॉर्मल ग्रुप का, जैसे बोला गया था कि अगर एक जगह पे आपके जो फ्रिक्वेंटली कोई ग्रुप बन जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओकेजनली बन जाते हैं, तो उसको इनफॉर्मल ग्रुप यहाँ पे कहेंगे, जो अपने आप बन जाते हैं। फिर था ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा एशिया का, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको कैपिटल कुछ यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट दी गई थी, और फिर उसमें कुछ आपकी ड्राइंग की अमाउंट थी, कुछ इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, और इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये सारी चीजें थी। तो आपको करना कुछ नहीं था, इसके अंदर जितने भी आपकी कैपिटल है उसके अंदर आपको कोई एडिशनल कैपिटल है तो ऐड करनी होती है, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको माइनस करना होता है,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको प्लस करना होता है, प्रॉफिट है तो उसको प्लस करना होता है, लॉस है तो उसको माइनस करना होता है, और आपकी नेट कैपिटल इसके अंदर निकल जाती है। तो ये निकल गया होगा आई थिंक। फिर था अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ऑप्शन था 2 अकाउंट, मोर देन 2 अकाउंट, 1 अकाउंट ओनली या अलग अलग। तो एटलीस्ट 2 अकाउंट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। जिसने 2 अकाउंट वाला किया उसका भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर 2 का मतलब हो गया बस 2 ही, तो 2 ही नहीं होते इसके अंदर, हम तो कंपाउंड एंट्री और अलग अलग एंट्रीज और करते हैं जिसके अंदर 2 से ज्यादा अकाउंट भी होते हैं। तो एटलीस्ट 2 अकाउंट तो इसके अंदर इफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर, सबसे ज्यादा जीडीपी जो हमारे सेक्टर, कौन सा सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर होटल्स, बैंकिंग वगैरह सब कुछ आ जाती हैं, एयरलाइंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बैंकिंग कम्स किसके अंदर आता है, बैंकिंग तो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, जिसको ये पता था, सर्विस सेक्टर वाले दोनों मिलते जुलते थे। फिर यूटीआई स्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे बोला गया था 1964, इसका सही आंसर बनेगा। फिर बोला गया था विच अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अगर आपने ट्रायल बैलेंस सही से पढ़ा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल, ये की क्योंकि हमारे पास में ये एसेट होती है और एसेट का हमेशा से डेबिट बैलेंस होता है, तो ये सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रांसफर टू एंट्रीज टू लेजर, ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज, जब हम लोग एंट्री को ट्रांसफर करते हैं अपने जनरल एंट्री से लेजर में तो उसको लेजर पोस्टिंग बोला जाता है, तो पोस्टिंग सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद कौन सा अकाउंट बनता है, सिंपल इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनता है, इसका सही आंसर है। फिर ट्रेड क्रेडिट कौन देता है, यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट सप्लायर आपको देता है, ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि ट्रेड क्रेडिट था या फिर ट्रेड लोन था। अगर इसके अंदर ट्रेड लोन होगा तो कमर्शियल बैंक होगा, लेकिन ट्रेड क्रेडिट है तो फिर सप्लायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बिल ऑफ लेडिंग किसके द्वारा इश्यू किया जाता है, ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, शिपिंग कंपनी इसको इश्यू करती है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये बिल ऑफ लेडिंग का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अभी और क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन इसके अंदर था प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन नॉट अप्लाई टू, सेब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये इंश्योरेंस टर्म है एक, इंश्योरेंस के अंदर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दूसरे के चीज़ों पे जो एक तरीके का इसके अंदर इंडेमनिटी के अंदर होता है, दूसरे पे हम हक जमाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के बेसिकली इंश्योरेंस के क्लेम करने के सेंस में। तो सेब्रोगेशन आपका लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं होता है, ये आपके गुड्स, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया वो किसी दूसरे के पास भी रखा हुआ तब भी उसका इंश्योरेंस क्लेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पे ये अप्लाई नहीं होता है। मैनेजमेंट क्या है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जो मैनेजमेंट की स्टार्टिंग ही होती है साइंस एंड आर्ट, तो दोनों इसके अंदर होता है, बोथ साइंस एंड आर्ट। फिर था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू योर मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे आर डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ये डेफिनेशन बोली गई थी, किसके द्वारा दी गई है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसको दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रोपाउंडर है उन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे था रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो रिजर्व कैपिटल सीधी सी बात है वो कैपिटल होती है जो वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाई जाती है कंपनी के, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर यहाँ पे आपके अलग अलग ऑप्शन थे जिसमें बोला गया था सबसे वाइडर स्कोप किसका है, बिजनेस, आपके यहाँ पे ट्रेड दिया गया था, इसके अलावा बैंकिंग दिया गया था, इसके अलावा इंश्योरेंस दिया गया था और कॉमर्स दिया गया था, तो सबसे हाईएस्ट जो वाइडर स्कोप होगा कॉमर्स होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू विच इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन किससे रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। देखिए बहुत सारे ऑप्शन थे, पॉलिटिकल भी था, लेकिन पॉलिटिकल नहीं होगा, इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसने पढ़ा है तो उसको पता होगा इसके अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी होती है, फ्री ट्रेड एरिया भी होता है, कॉमन मार्केट भी होता है और फ्री इकोनॉमिक एरिया भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास में लास्ट में जो होता है हमारे पास में पॉलिटिकल वाला एस्पेक्ट सबसे लास्ट में आता है, जिसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीज के बीच में क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी शेयर करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी शेयर करते हैं, मतलब अपने जो हमारा संविधान के अंदर जो रूल्स हैं बेसिकली उनको भी हम शेयर करते हैं। तो लेकिन ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो क्या है, बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे करना, तो ये जस्ट आपके इकोनॉमिक पार्ट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। स्टेटस का पूछा था, स्टेटस किस तरह का बैरियर है इसके अंदर बोला गया था, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, इसके अंदर पर्सनल और इंटरपर्सनल ये सारी चीजें की बनती। स्टेटस का बैरियर का रिलेशन आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से होता है। फिर बोला गया था सेंडर टर्न्स सोर्स इनटू मैसेज, सिंपल था क्वेश्चन, अगर आपने कम्युनिकेशन के बेसिक पढ़ा है तो उसके अंदर हो ही जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। इनकोडिंग इसे कहते हैं जिसमें हम लोग मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज,
तो ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी होती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, तो ये अंडरटेकिंग होगा, क्योंकि पुराने टाइम पे अंडरटेकिंग के थ्रू ही होता था ये काम। फिर यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ टाइम और हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का क्वेश्चन था, मैच करने वाला था। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम आपका वेयर हाउस से रिलेटेड होगा, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन इसमें था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज डिस्क्राइब्ड इन, ऑब्जेक्टिव कंपनी के किस कौन से डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब होते हैं, वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि एमओए के अंदर, जिसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। फिर अगला था यहाँ पे सक्सेस ऑफ द बिजनेस मेजर बाय, आप किसी बिजनेस की सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास में था कस्टमर को रिटेन करके, कितने कस्टमर आपने रिटेन किए हैं, प्रॉफिट अर्न करके, या वो सारी चीजें थी। लेकिन ग्रोथ इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि कस्टमर रिटेन करना बड़ी बात नहीं है, आज कस्टमर रिटेन किए कल आपके खाली हो जाएंगे कस्टमर, तो आप यहाँ पे लॉस में चले जाओगे। लेकिन ग्रोथ आपकी अगर ऐसे 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 बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 पूछा था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पूछा था। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे। प्रिंसिपल रिस्क बियर कौन होता है, आपको बोला गया था कंपनी के अंदर सबसे प्रिंसिपल रिस्क बियरर कौन होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे चीजें बियर करनी पड़ती है इक्विटी को ही करनी पड़ती है, बचा खुचा जो अमाउंट होता है रेसिडुअल अमाउंट भी इक्विटी को ही मिलता है। और फिर ये क्वेश्चन था व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड ए पर्टिकुलर लिमिट देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, ये स्टेटमेंट आपको गिवन थी, ऑटो सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको गिवन होगी। तो ये होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, और ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम एसबीआई ने चलाई है। तो एसबीआई के अंदर एक अकाउंट ऐसा खोला जाता है जिसके अंदर आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों की यहाँ पे बेनिफिट मिलती है, और एक टाइम पीरियड के बाद अगर आपने पैसा उसके अंदर डाला है, तो वो एफडी के अंदर अगर वो लिमिट एक्सीड हो गई, आपकी मैच्योरेशन की लिमिट एक्सीड हो गई है, तो वो आपके एफडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपका होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन था तो बिल्कुल आपका सही आंसर बनेगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें अंदर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को क्या कहते हैं, तो सीधी सी बात है, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और कौन सी वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे कॉमर्स के अंदर। आई थिंक ये आपके 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए कॉमर्स के आउट ऑफ 100। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दो चार चार पांच क्वेश्चन या 5-10 क्वेश्चन जो छूटे हैं, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और इनके सही आंसर यहाँ पे हैं। ये जितने भी आपके आंसर बताए हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही आंसर ये है। तो आपको कितने यहाँ पे क्वेश्चन रिटेन है और कितने आपने क्या आंसर किया था वो रिटेन है, वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने क्या कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं कॉमर्स के अंदर। और जो पेडागोजी है उसका आंसर की के हिसाब से ही आप लोग देखना कि उसके अंदर क्या क्या आपने किया है या कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही किसी को याद नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम एट लास्ट यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन सबसे पहले कि पेपर का लेवल जो था, पूरे पेपर का लेवल अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल होगा, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि टफ तो नहीं कहेंगे, टफ लेवल तो नहीं है, लेकिन हाँ इजी भी नहीं है। जिसको लग रहा है बहुत ईजी है तो उसको अभी आंसर की आ जाएगी तो पता लग जाएगा। पहले हम सभी को लगता है कि पेपर बहुत ईजी आया है, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबको लगता है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर दिया है, क्योंकि 40 नंबर की पेडागोजी कम बड़ी बात नहीं है, बहुत इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा बहुत ज़्यादा। तो इससे आपको लगा सकते हैं अनुमान। और पेडागोजी में सबकी अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी होती है कि अगर ये क्वेश्चन मैं करूँगा, मैंने ये आंसर किया है तो अपने अकॉर्डिंग किया है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा ये हमें नहीं पता। इसीलिए इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे ईजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी पेपर का लेवल इतना भी ईजी नहीं था कि आपको सीधे सीधे आप पेपर कर जाएं। हाँ थोड़ा बहुत इसके अंदर कॉमर्स के अंदर हमने देखा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए बिल्कुल भी, दो चार चार से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे गए, वो भी इजी थे। तो कॉमर्स का लेवल इजी कह सकते हैं। बट हाँ इसके अंदर भी, कॉमर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट की आपकी जो टेस्टिंग है वो की गई है। आपको कंसेप्ट अलग अलग एस्पेक्ट का कंसेप्ट आपको होना चाहिए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे चले गए, मेंबर्स पे चले गए, और इसके अलावा आपके सीएस से भी क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी हैं। तो मतलब सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर किया है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इजी डाल दिए हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस, इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत इजी डाल दिए गए हैं। बट हाँ पेपर के लेवल को ठीक ठाक बनाने के लिए इजी भी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है इसके अंदर। और जो हम लोग अगर कटअप की अभी कुछ बात नहीं कर सकते हम लोग, कटअप की बात तो फाइनली जब पोल के थ्रू या फिर स्टूडेंट बताए मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो उसके थ्रू ही पता चलेंगी, वो भी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं। अभी जो कटअप वटअप बता रहे हैं सब कुछ फर्जी है,
कोई किसी पे बिलीव नहीं कर सकता कि कितनी इसके फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर इस बार न्यू सिलेबस था, पूरा का पूरा ओल्ड सिलेबस ख़त्म करके नया सिलेबस लाया गया था, तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो ये वीडियो में हमने इतना सब कुछ देखा इस से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपके कितने सही आंसर इसके अंदर बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। और फाइनल सही आंसर तो खैर आंसर की के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।